हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हो? हाँ जी बेटे, ठीक ठाक हो? आखिरी वाले बच्चों, कुछ आया? ध्यान दियो, नहीं आया? आ गया बेटे, मैं आ गया, जल्दी आओ इधर। हाँ जी बच्चों, याद है कुछ लेबर कोस्टिंग, पता नहीं क्या क्या शुरू किया हुआ था आपने, उसमें क्या क्या पढ़ लिया? आर रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। अगर आर रेट सिस्टम है तो वेजेस कैसे निकलती है? एक्चुअल आर इंटू आर रेट। और अगर पीस रेट सिस्टम है तो एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू पीस रेट। हाँ, आर रेट या पीस रेट ना गिवन हो तो स्टैंडर्ड के बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हाल से जी आए थे, हाल से जी आर रेट सिस्टम को लेकर आए थे, एक्चुअल आर्स इंटू आर रेट प्लस स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल आर्स का 50% इंटू आर रेट। इतने मतलब 50% बोनस मिल जाएगा जितना टाइम सेव करेंगे आप। लेकिन रोवन जी कहते थे जितना टाइम सेव करेंगे उसका एक्चुअल आर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आर्स, वो परसेंटेज के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा। हाँ, अगर एक्चुअल आर्स डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आर 50% हो जाए तो दोनों में इक्वल बोनस हो जाएगा। और बातें मैंने की थी कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड यूनिट और एक्चुअल यूनिट सेम ना हो तो हमें स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। यहां तक की बातें की थी। स्टैंडर्ड आर्स निकालने पड़ेंगे, मतलब यहां तक बातें हो गई थी ना बच्चों? इसके बाद हमने क्या किया था? स्टैंडर्ड यूनिट और एक्चुअल यूनिट ना दे रखी है तो सेम मानेंगे, ये बात हो गई थी। फिर वो वहां पे चले गए थे हम, वो लेबर टर्नओवर रेशियो पर। भाई, लेबर की कंपोजिशन में जो चेंज होता है उसे लेबर टर्नओवर रेशियो कहते हैं। और ये तीन तरह, सेपरेशन और रिप्लेसमेंट, फ्लक्स। तो सेपरेशन में नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, और रिप्लेसमेंट में नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। और इसके बाद था फ्लक्स। फ्लक्स में नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। हाँ, नंबर ऑफ न्यू ज्वाइन ड्यू टू एक्सपेंशन नहीं लेने, लेकिन कुछ राइटर्स कहते थे लेने थे। जो जो राइटर कहते लेने हैं उनके केस में रिप्लेसमेंट रेशियो प्लस फ्लक्स रेशियो इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट रेशियो प्लस सेपरेशन रेशियो फ्लक्स रेशियो के इक्वल नहीं आता। यहां तक की बातें की थी बस। फिर कोज बताए थे, क्या क्या कारण हो सकते हैं, पर्सनल रीजन हो सकते हैं उनके, अवॉइडेबल रीजन हो सकते हैं, अनअवॉइडेबल रीजन हो सकते हैं। फिर दो कोस्ट की बात की थी। एक कोस्ट थी प्रिवेंटिव कोस्ट और एक कोस्ट थी रिप्लेसमेंट कोस्ट। प्रिवेंटिव कोस्ट मतलब इंप्लॉई को रखने के लिए, जो रोकने के लिए जो खर्चा होता है, जैसे एडिशनल बेनिफिट देना, फ्रिंज बेनिफिट्स देना, उसको छोटे, उसको इंश्योरेंस करवा देना, उसका एक्स्ट्रा बोनस दे देना, उसको उसको पेंशन दे देना, उसको जो भी एक्स्ट्रा खर्चे करने एम्प्लॉय को रखने के लिए, दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर एम्प्लॉय चला जाए तो हमारा क्या कुछ चेंज आएगा? एक तो वो कुछ टाइम खराब होगा, उससे जितना कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस होने वाला है। उसके बाद सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट पड़ने वाली हैं। वैसे हमें कंपेयर कर लेना चाहिए रिप्लेसमेंट और प्रिवेंटिव कॉस्ट को, जो दोनों में से कम हो, फिर डिसीजन लेना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। यहां तक की बातें समझ में आ गई थी बस, और तो कोई बात ही नहीं की थी हमने। बोलो बच्चों। यहां तक की बात खत्म करने के बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। आराम से समझो, वेजेस में क्या क्या शामिल होता होगा? वेजेस में जैसे बताओ, हम ना बेसिक पे करते हैं, बेसिक वेजेस। बेसिक वेजेस ये तो बेसिक होती है। भाई हम आपको 100 रुपए देंगे तो वेजेस में खाली बेसिक वेजेस थोड़ी ना आएगी। अब डीए देते हैं, डियरनेस अलाउंस, डी महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से हमने सेट कर रखा होता है, भाई इतना देंगे। तो बेसिक वेजेस का कुछ परसेंट डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। मान लो 100 रुपए वेजेस दी, मैंने कहा 10% डीए दूंगा, डियरनेस अलाउंस। 10 रुपए वो हो गया महंगाई भत्ता। बात समझ में आई है? ऐसे बड़ी सारी चीजें दी जाती है, बेसिक वेजेस, डीए और प्रोविडेंट फंड। मतलब मालिक कहता है आपका जितने भी बेसिक वेजेस प्लस डीए होगा उसका 10% मैं अपनी जेब से आपके प्रोविडेंट फंड में जमा करवा दूंगा, 11 रुपए। नहीं, बात तो सुनो। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? 11 रुपए मालिक अपनी जेब से देगा। बात समझ में आई? हाँ, उसकी जेब से भी 11 रुपए काटेगा।
उसकी जेब से भी 11 रुपए काटेगा और 22 रुपए जमा करवा देगा प्रोविडेंट फंड में। और भी बड़ी सारी वेजेस होती हैं, बेसिक, डीए, अदर बेनिफिट्स कह लू मैं, मान लो 20 रुपए के अलग अदर बेनिफिट। जब भी मैं आपसे बेसिस की बात करता हूं, ये सब जोड़ रखे होते हैं मैंने, ये सब जोड़ रखे होते हैं। बिल्कुल होता है यार। तो आप मेरी बात समझे, ऐसे बड़ी सारी चीजें सैलरीज में दी जाती हैं, हर एक को जोड़ ले, दैट्स कॉल्ड टोटल सैलरी। मैं आपसे एक क्वेश्चन निकलवाना चाहता हूं कि टोटल सैलरी कितनी हुई, वैसे ही छोटा सा एग्जांपल बेसिक सा, और हम कैश कितना पे करेंगे एम्प्लॉय को, दोनों बातें निकलवाना चाहता हूं। लिखो एग्जांपल नंबर 13, बेसिक वेजेस 20,000 रुपए दिए हमने। डीए, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं इसे, 10% ऑफ वेजेस। प्रोविडेंट फंड 5% ऑफ वेजेस एंड डीए। एक सेकंड बच्चों, बेसिक वेजेस, डीए, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, ये चलो ये ऐसे भी रहने दो, अदर बेनिफिट्स, चलो अदर बेनिफिट्स 5,000 रुपए के और अदर बेनिफिट्स दिए। कैलकुलेट वेजेस एंड वेजेस पेड। आपने कैलकुलेट करनी है वेजेस कितनी दी और वेजेस पेड कितने की है। ओके, दोनों बातों में फर्क है। मैं पहले कैलकुलेट करता हूं मालिक को कितनी वेजेस पड़ी। बेसिक वेजेस तो मुझे देनी देनी है उसे। डीए 2,000 रुपए, 20,000 का 10%। प्रोविडेंट फंड, मुझे प्रोविडेंट फंड में भी पैसा डालना पड़ेगा 5%, 22,000 का 5%, कितना आ गया 1200, 1100। अदर बेनिफिट्स 5,000 रुपए, ये टोटल वेजेस होगी। 22, 23, 28,100। अब एक्चुअल मुझे पे क्या करना है, इंप्लॉई को पे क्या करना है। अगर आज ही मुझे पैसे चाहिए हो तो इंप्लॉई को पे करने के लिए कितने पैसे चाहिए मुझे। बेसिक वेजेस 20,000 मैं इंप्लॉई को दूंगा, डीए भी मैं आज ही इंप्लॉई को दूंगा, प्रोविडेंट फंड के 1,100 रुपए काट लूंगा, 1,100 नौकर के काट लूंगा और 1,100 अपनी जेब से डाल के 2,200 रुपए उसके खाते में जमा करवाने हैं मैंने। लेकिन अभी वेजेस नहीं देनी, वो अभी कैश कितना रिक्वायर्ड है मैं ये देखना चाहता हूं। मतलब मैं जब पीएफ वालों के पास जाऊंगा ना, 1,100 रुपए तो मैंने अपने वो वाले और 1,100 जो उसके काटे हैं वो वाले 2,200 रुपए जमा करवा के आऊंगा। बोलो बच्चों। पीएफ के बाद अदर बेनिफिट्स दूंगा 5,000 रुपए के, जो भी मैं अदर बेनिफिट मैं कैश में मान के चल रहा, आप नॉन कैश मानोगे तो नहीं गए होंगे। 22,000 27,000 माइनस 1,100, 25,900 रुपए मुझे इंप्लॉई को पे करने पड़ेंगे अभी, और 2,200 रुपए मुझे पीएफ वालों को देने होंगे। बात समझ में आ गई। हाँ, 1,100 ही तो काटे हैं। 1,100 उसके काट लिए, 1,100 अपनी जेब के है। कोई डाउट किसी को?
यार ये लो कैश है। अदर बेनिफिट का मतलब ये थोड़ी ना होता है मैंने उसको जाके साइकिल किराए पे दी, अपनी साइकिल यदि चलाई हो तू। मैं कह रहा हूं कैश की बातें बोला कि ये कैश बेनिफिट्स है। मुझे बताओ आप अदर बेनिफिट का क्या मतलब समझते हो? अदर बेनिफिट दो तरह के होते हैं, कैश और नॉन कैश। आप अपने मन में कैश को लेके, नॉन कैश को लेके बैठे हो। कैश दूंगा तो कैश जाएगा ना। तो मुझे वेजेस पे क्या करनी पड़ेंगी? वेजेस पे ये करनी पड़ेंगी 25,900। और मेरी रियल वेजेस ये है, रियल वेजेस जो टोटल वेजेस मेरी बनती हैं। बोलो बच्चों। इसके अंदर से बेसिक होगी, डीए होगी, पीएफ होगी, अदर बेनिफिट्स होगी। अदर बेनिफिट सारे कैश में है, मैं पहले ही एज्यूम कर रहा हूं। अदर बेनिफिट नॉन कैश भी होते हैं। मैंने उसको हमारे ऊपर कमरा खाली पड़ा था, मैं इसमें रह लेता हूं। नॉन कैश बेनिफिट सही। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से वेजेस पेड ध्यान से देखना होता है। मुझे वेजेस पेड निकालनी है या रियल वेजेस निकालनी है, कितनी वेजेस है। कुछ ना कहो तो मुझे रियल वेजेस देखनी होती है, मुझे क्या पड़ती है। बात समझ में आ गई? अब अगली बात मैं करना चाहता हूं आइडल टाइम के बारे में। आइडल टाइम के बारे में ध्यान से सुनना। वेजेस तो आपको समझ में आ गई ना, टोटल कौन सी होती है, पीएफ वगैरह ये सब कुछ मैंने पहले भी एक चैप्टर बताया आपको कॉन्ट्रैक्ट में। वहां वेजेस निकलवाई थी मैंने, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं, कोर्स बुक कीपिंग में। जब कोर्सशीट बनाई थी तो वेजेस में वो जुड़वाए थे, सारे पीएफ और ये सब कुछ जुड़वाए थे। पर पता ही नहीं, मटेरियल में किया था, फिर लेबर बनवाई थी, फिर उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस बनवाए थे, ओवरहेड बनवाए थे, वहां वेजेस में लिखवाई थी ये बातें। चलो आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम ध्यान से सुनना, पहले वैसे बताई हुई है ये बात भी। आइडल टाइम हुआ यूं, ये फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री का गेट है, ये फैक्ट्री में जहां पर काम हो रहा है, गोडाउन्स बने हुए अंदर। ऐसा ही होता है कहीं पे। मान लो यहां पर स्टोर के अंदर धागा रखा हुआ है, धागा समझते हो ना, थ्रेड। यहां पर स्टोर थ्रेड में कलर हो रहा है, उसके ऊपर कलर चेंज हो रहा है, मतलब डाई हो रही है। यहां पर मशीन लगी हुई है, वो धागे को कन्वर्ट कर मशीन पूरा बड़ा धागा बना रही है। फिर यहाँ पे एक मशीन लगी है, वहां पूरी चद्दर बन रही है, सपोज करो। चद्दर तो समझते हो ना, बेडशीट्स। और यहाँ पे स्टोर में फाइनल बेडशीट्स बनी पड़ी हैं। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। अब आदमी तो हर जगह नौकरी करते होंगे ना। अब फैक्ट्री गेट पे ही, फैक्ट्री गेट पे ही मशीन लगी होती है कि जब वर्कर अंदर जाएगा तो यहीं पर ही मशीन लगी होती है, अपनी अटेंडेंस लगा देगा। कई तरह की मशीनें हो सकती है, सारी डिस्कशन करो अभी। अपनी अटेंडेंस लगा देगा। अटेंडेंस लगाने के बाद वो यहां तक जाएगा, बस उसकी तनख्वाह अटेंडेंस से ही चालू हो जाती है, यहीं से शुरू हो गई उसकी पेमेंट, यहीं से शुरू हो गई उसकी पेमेंट। अब आगे चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। वो यहां से यहां जाने में मान लो 10 मिनट लगा देता है, 1.5 किले में फैक्ट्री है, वो 10 मिनट में पहुंचता है यहां पे इस गेट पे। तो 10 मिनट की तनख्वाह तो दी ना हमने, पर काम तो उसने किया नहीं। पर आप रोक भी नहीं सकते इस टाइम को। अब वो यहां पर एंटर होने के बाद 15 मिनट बीच में लंच करता है, हम उसे 15 मिनट का ब्रेक देते हैं 2 घंटे के बाद। अब 15 मिनट की तनख्वाह तो चल ही रही ना, फैक्ट्री गेट से अंदर होते ही तनख्वाह तो चालू होगी उसकी। लेकिन काम तो हुआ नहीं ना। मैंने इसे 1 घंटे का बीच में खाना खाने का टाइम दिया। बात समझ में आ गई? तो ये होता है टाइम कीपिंग, टाइम कीपिंग, टाइम बुकिंग। ये होता है टाइम कीपिंग। टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग में फर्क होता है। टाइम बुकिंग तो टोटल टाइम उसने कितना काम किया, इधर आया वो। टाइम कीपिंग वहां पर इफेक्टिवली काम कितना हुआ। जो टाइम बुकिंग और टाइम कीपिंग के बीच का डिफरेंस है, दैट्स कॉल्ड आइडल टाइम।
आइडल टाइम। कोई डाउट किसी को? पक्का? ध्यान से, सॉरी मैं एक थोड़ी गलती कर गया। ये है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग मतलब टोटल कितना उसने लगाया। ये है टाइम बुकिंग, किस काम पर कितना टाइम लगाया। हमेशा टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग में डिफरेंस होता है। इसके बीच के टाइम को कहते हैं आइडल टाइम। आइडल टाइम, मान लो 10 घंटे टाइम कीपिंग हुआ, 8 घंटे टाइम बुकिंग हुआ, 2 घंटे क्या है? आइडल टाइम। अब तक आइडल टाइम की भी गई। अब आइडल टाइम के होने के दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन है नॉर्मल, जो मैंने आपको बताया। अब यहां से यहां तक उसके ऊपर हेलीकॉप्टर तो लगा नहीं दोगे भी उड़ के जाए वो, या उसमें ऐसी जादू की छड़ी तो यहां घुसती हो नहीं आती कि 1 सेकंड यहां घुसा सीधा यहां पहुंच गया। टाइम तो लगेगा ही जाने में, आप इसे रोक नहीं सकते। मान लो आप उसे इस डिपार्टमेंट में 1 घंटा काम करने के बाद इस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हो, तो ये तो टाइम लगेगा ही लगेगा। एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट कर रहे हो आप, उसके फैक्ट्री के गेट से लेकर जॉब के गेट तक पहुंचने में, उसके लंच टाइम में, ये तो टाइम लगेगा ही लगेगा। दैट्स कॉल्ड नॉर्मल टाइम। एक टाइम होता है एबनॉर्मल, मतलब वो आया, आगे फैक्ट्री में काम कर रहा था, मशीन चल रही थी, अचानक लाइट चली गई, आपके पास जनरेटर में तेल ही नहीं था, डीजल था ही नहीं जनरेटर में, या आपकी गलती के कारण टाइम खराब हुआ। लेबर तो बैठ के चुपचाप आगे, सारे जनों ने अपनी बीड़ियां जलाई और बैठ गए। बात समझ में आ रही है आपको? अब बैठे काम ही नहीं कर रहे, आप कह रहे हो काम कर, कह रहे करूं क्या, लाइट ही नहीं। 1 घंटा खाली बैठे रहे, वेजेस तो यही चालू हो गई थी ना गेट से ही, हाँ या ना? तो जो ये वाला टाइम है ये एबनॉर्मल आइडल टाइम। आइडल टाइम जितने टाइम की सैलरी थी और जितने टाइम काम हुआ उसके बीच का जो डिफरेंस है, दैट्स कॉल्ड आइडल टाइम। हम इसकी वेजेस तो पे करते हैं, में बेनिफिट गेट नहीं करते, ऐसे टाइम को आइडल टाइम कहते हैं। आइडल टाइम दो रीजन से होता है, नॉर्मल आइडल टाइम, एबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम ऐसा आइडल टाइम जिसे हम रोक नहीं सकते, ठीक है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम ऐसा आइडल टाइम जो मैनेजमेंट की केयरलेसनेस के कारण होता है, जैसे लाइट फेलियर हो जाना, मशीन का टूट जाना, रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाना। आपने देखा भी हो, ये तो आपने देखा होगा, जब घर गुगर बनाते हैं, मजदूर को ले आए, ईंटें खत्म हो गई, वो बैठ गए, वो बैठे रहते हैं भाई साहब जब तक ईंटें ना आए, तनख्वाह उनकी चलती रहती है। देखा होगा ये तो आपने, आपका खून चलता रहता है, अभी काम नहीं कर रहा। याद है आपको? किसी ने देखा है ये? ऐसा देखा है? अब मैंने तो ऐसा रोज ही देखता हूं, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लोग की सीमेंट की दुकान है, उसका सीमेंट 4 मिनट लेट हो जाए, लोगों के फोन आने शुरू हो जाते हैं, वो हमारे मिस्त्री बैठे हैं खाली, यार काम नहीं कर रहे, भेज यार। और वो भी बहाने बनाता रहता है बैठ के। वो निकल चुका है रिक्शा वाला, निकली हुई है ट्राली, यार निकली हुई है ट्राली, आप पहुंचने वाली तेरे पास, अब मुड़ के आएगी क्या? इतनी चिंता थी, शाम को बताता। बात समझ में आ रही है? तो आइडल टाइम ऐसा आइडल टाइम होता है जो टाइम कीपिंग और टाइम बुकिंग का डिफरेंस होता है, हाँ या ना? अब मेरी बात समझो, मान लो मैंने 1000 रुपए वेजेस दी, या चलो मैं आपको बताता हूं, 1100 रुपए वेजेस दी। ओए होए क्या हो रहा है ये? मैंने 1100 रुपए वेजेस दी, टाइम कीपिंग था 110 आवर्स, टाइम कीपिंग था 110 आवर्स। ध्यान से सोचते रहना जो बातें मैं कर रहा हूं। पर आर का रेट क्या हो गया? आर रेट 10, वेजेस हो गई 11। कोई डाउट? अब 10 आर आइडल हो गई, मतलब टाइम बुकिंग तो कम, टाइम बुकिंग तो कम होगा ना। जो 110 आवर्स टाइम कीपिंग है, ये तो अटेंडेंस रजिस्टर से पता चला मुझे, लेकिन जब मैंने देखा टाइम बुकिंग, वो सिर्फ 100 आवर्स ही हो रहा था, तो मेरे 10 आवर्स तो खराब हो गए, आइडल टाइम।
अब मुद्दा ये कि ये नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यही बोलते हैं कि 100 आवर्स की वेजेस है 1100 रुपए और रेट बढ़ा देते हैं। हम कहते हैं मैं इफेक्टिव आवर रेट ही 11 रुपए पड़ा है भाई साहब। मेरी बात समझ में आई? अगर नॉर्मल है तो, मेरी बात समझ में आ गई? हम नॉर्मल में क्या करते हैं, जितनी भी वेजेस होती हैं उसमें आवर्स टोटल, ये टोटल आवर्स कौन से हो गए, वो कीपिंग वाले माइनस आइडल टाइम। अगर ये नॉर्मल है, बोलो बच्चों, और वो निकालते हैं हम इफेक्टिव आवर रेट। ओके। और अगर अब नॉर्मल है, हम कहते हैं 110 आवर्स की 1100 रुपए वेजेस दी थी, 10 आवर्स खराब हो गए, आइडल टाइम हो गए, और ये हमारी लापरवाही से है, एबनॉर्मल है, तो हम रेट वही 10 रखते हैं, अमाउंट को भी कम कर देते हैं, और हम बोलते हैं 100 आवर्स की वेजेस 1000 रुपए है, रेट 10 रुपए ही रहेगा। ऐसे कहते हैं कि अब नॉर्मल है तो लेस मत करो, रेट निकाल दो, ठीक है ना, रेट 10 रुपए ही आएगा। नॉर्मल है तो कुछ भी लेस करने की जरूरत नहीं, रेट आ गया 10 रुपए, मतलब वेजेस बट डिवाइड बाय टोटल आवर्स, रेट आ गया 10 रुपए। अब जितने आवर्स काम हुआ होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नॉर्मल टाइम लेस करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आइडल टाइम लेस कर देते, निकालते हैं मैं इफेक्ट क्या पड़ता है। किस किस को मेरी बात समझ में? हाँ, कोशिश में, हाँ 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 हाँ, कोस्टिंग पे डाल दे। वैसे क्वेश्चन ठीक नहीं था, बाकी चलते रहो, कोई बात। अगर अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं रिपीट करूंगा, ये आपको नहीं इनको भी बताना होता है भाई क्या चल रहा है। वो अच्छा क्वेश्चन होगा तो रिपीट करूंगा मैं, अदरवाइज तो ये समझो बस आंसर देना था मैंने। आगे चलू, एक सेकेंड, चलो आप लिखोगे एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 40, बेसिक वेजेस 1000, DA 10% ऑफ वेजेस, PF 10% ऑफ बेसिक वेजेस, बेसिक वेजेस एंड DA, अदर बेनिफिट्स इन कैश, अदर बेनिफिट्स 500 रुपए, ठीक है। टोटल आर वर्कड, आवर्स वर्कड, वर्कड 550, या 500 लिख लो, 500। आइडल टाइम 100 आवर्स, 60 आवर्स नॉर्मल आइडल टाइम, तो बाकी 40 आवर्स क्या होंगे, एबनॉर्मल आइडल टाइम। कैलकुलेट इफेक्टिव आवर रेट, कैलकुलेट इफेक्टिव आवर रेट। चलो बच्चों बताओ, पहले वेजेस बताओ। बेसिक 1000, DA 100, 10% है ना, DA 100, PF 110,
अदर 500, ये हुई टोटल वेजेस 1600, 1710। टोटल आवर्स कितने हैं? माइनस नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। टोटल आवर्स चाहिए, वर्क क्या टोटल आवर्स चाहिए, मैं टोटल आवर्स चाहिए जिनकी वेजेस दी है मैंने। नॉर्मल आइडल टाइम, कई आदमी से ये भी बोलते हैं नॉर्मल आइडल टाइम को अनप्रोडक्टिव टाइम, नॉर्मल अनप्रोडक्टिव टाइम, नहीं समझ में आई? नॉर्मल अनप्रोडक्टिव टाइम कितना? 60। क्या एबनॉर्मल अनप्रोडक्टिव टाइम लेस करना है? नॉर्मल अनप्रोडक्टिव टाइम लेस करना है ना, एबनॉर्मल तो करने की जरूरत नहीं होती। 440। तो मेरा इफेक्टिव आर रेट क्या हुआ? इफेक्टिव आर रेट 1710 डिवाइड बाय 440, ये मेरा इफेक्टिव रेट हुआ 3.88। कोई डाउट है किसी को? एम्प्लॉय का क्या नुकसान है? भाई फिर कहीं का तीर कहीं का निशाना छोड़ रहा है, वो जो था अलग स्कीम, मैं मान गया कर बैठ देता था और मेरी शक्ति होगी, और वो बोनस को उसको मजदूरी की, उसको कम मिलेगा, समझ गया मैं, तेरे बोनस कम मिलेगा, बिल्कुल होगा। वो 4 दिन बाद तेरी दुकान छोड़ के भाग जाएगा, भाई साहब कहीं और ही काम कर लूंगा। बात समझ में आ गई बच्चों यहां तक? कोई डाउट किसी को? ये है इफेक्टिव आर रेट जो मैंने आपको समझाया। मैं अब इसको थ्योरी में लिखवाना चाहूंगा आइडल टाइम, थ्योरी में लिखवाना चाहूंगा आइडल टाइम, आइडल टाइम लिखे। टाइम for which we pay to labor but not get any benefit in return. Time for which we pay to labor but not get any benefit in return. कोई बेनिफिट नहीं मिलता। सेकंड, लेबर आर रेडी टू डू वर्क टू डू वर्क but not work for many reasons. Idle time are two type. Idle times are two type. Number one, normal idle time. या कह दो अनप्रोडक्टिव टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम इसमें लिखेंगे टाइम लॉस्ट ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, इट कैन नॉट बी अवॉइडेबल, इट कांट बी अवॉइडेबल, ये रोके नहीं जा सकते। जैसे फैक्ट्री गेट टू
शॉप फ्लोर, जहां पर काम हो रहा है वहां तक जाने का टाइम, ब्रेक टाइम, लंच टाइम, जॉब शिफ्टिंग टाइम। ये सब टाइम आपके बस की बात भी नहीं है रोकना। एबनॉर्मल आइडल टाइम या कह लू अनप्रोडक्टिव टाइम, दोनों ही अनप्रोडक्टिव है। आइडल तो दोनों का ही नाम है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। टाइम लॉस्ट ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ मैनेजमेंट, इट कैन बी कंट्रोल्ड या अवॉइड, इट कैन बी अवॉइड भी लिख सकते हैं। लाइक मशीन ब्रेकडाउन, लाइट फेलियर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, मटेरियल। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब आगे लिखिए। wages paid for abnormal idle time transfer to costing P&L account, wages paid abnormal idle time transfer to costing P&L account, wages paid for normal idle time, ठीक, अगर वो डायरेक्ट है, अगर वो डायरेक्ट लेबर का है, एक सेकंड बच्चों, अगर वो डायरेक्ट लेबर का है तो वेजेस में ऐड हो जाएगा, मतलब रेट बढ़ जाएगा। ठीक है ना, वेजेस का रेट बढ़ जाएगा, नॉर्मल वेजेस में चार्ज हो जाएगा। इंक्रीज वेजेस रेट, यहां तक बात समझ में आ गई। और अगर वो इनडायरेक्ट लेबर को पे किया गया है तो फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ जाएंगे। इंक्रीज फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब क्या हुआ इसका? यहां तक समझ में आ गई आपको मेरी बात? लिखेंगे इफेक्टिव इफेक्टिव आर रेट इज इक्वल टू टोटल वेजेस, बोनस बोनस सब जुड़ गया इसके अंदर, टोटल वेजेस डिवाइड बाय टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव टाइम, नॉर्मल अनप्रोडक्टिव टाइम। बात समझ में आ गई? टोटल वेजेस निकलेगी, टोटल वेजेस कैसे निकलेगी? पीएफ ईएसआई सब जोड़ लेंगे टोटल वेजेस निकालने के लिए। कोई डाउट है किसी को? बोलो। ये मैंने वैसे ही छोटे छोटे टॉपिक है जो डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। मैं आपसे कहूं कि बहुत ही मुश्किल बात है, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। यार क्या प्रोसेस में हमने नॉर्मल एबनॉर्मल नहीं सीखा? कहां नहीं सीखा आपने नॉर्मल एबनॉर्मल यार? फाउंडेशन से सीखना शुरू कर दिया और सेम ट्रीटमेंट तो है। हाँ जी बच्चों, क्या मैं आगे शुरू करूं? ये हुआ एबनॉर्मल आइडल टाइम वाला। मुझे ऐसे छोटे छोटे से कई टाइम बताने आपको, आइडल टाइम,
कई बातें बताने से आज अभी एक आइडल टाइम के बारे में बता दिया, आपको थोड़ा आइडिया होगा कि आइडल टाइम होता है ऐसे, और आपको यह भी समझ में आ गया टाइम बुकिंग क्या होता है और टाइम कीपिंग क्या होता है। टाइम कीपिंग, कीप स्टार्टिंग में अटेंडेंस लेना। टाइम बुकिंग, जॉब पर देखना कितनी देर काम हुआ है, लिखवाऊंगा बाद। एक वर्ड होता है बेटे नाइट शिफ्ट अलाउंस। नाइट शिफ्ट अलाउंस, मैं पहले आपको ये नाइट शिफ्ट अलाउंस के बारे में बताना चाहता हूं। मैं अगर अपनी बात बताऊं तो ये बात है 2000 के आसपास की, 2000 से पहले की होगी, उसके बाद की नहीं है। मतलब आप ये कैसे तो 1998 की बात ना हो, 1998 की बात। हाँ, मैं तब की बात बता रहा हूं। यही पास में ना, किसी को पता हो भावना चौक है, किसी को पता हो भावना चौक है, यहां पीछे जाकर देखा हुआ किसी ने? हाँ, देव मंदिर का रोड क्रॉस होकर पीछे भावना चौक है। मतलब पहले एक भावना चौक आता है, फिर उससे पीछे जाकर एक चौक आता है भोला चौक। आपने क्या किसी ने देखा हो? हाँ, तो मेरी बात समझे, यहीं पर ना एक कारपेट की फैक्ट्री हुआ करती थी। बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, 1998 की, मतलब तब तक यहां पर जमीनें बड़ी सस्ती थी और कुछ ज्यादा डेवलपमेंट थी नहीं। मैं ना, किसी ने कारपेट की फैक्ट्री देखी है? टपटिंग वाली कारपेट की फैक्ट्री, कारपेट की फैक्ट्री मतलब मैं बता दूं, एक इस तरह से लोहे के 4 डंडे लगे होते हैं, चारों तरफ कीले लगी होती है, उस डंडे के चारों तरफ कीले लगी होती हैं। उस पे एक व्हाइट कलर का कपड़ा टांग दिया जाता है किलो पे, पूरा जो खींच के टांग दिया जाता है। फिर एक मशीन आती है, उसके अंदर धागा डालते हैं और उसको ऐसे हाथ से चलाते हैं मशीन को, और उस मशीन से इसमें धागे से भरे जाते हैं धागे, और वो कारपेट बन जाता है। जो हम बिछाते हैं ना, वो कारपेट ऐसे बनता है। हाँ, तो जो ये धागे भरने वाला काम है ना, मैं ना ये भरा करता था धागे। हाँ, मैं ये धागे भरा करता था। वो कैसे करता था, मतलब मेरे को बड़ी अच्छी मशीन चलानी आती थी। मेरा छोटा भाई और मैं दोनों जाते थे, हमें ना एक गज बनाने के पे मिला करते थे। एक गज समझते हो ना, 1 मीटर समझ लो आप, 1 मीटर इतना भरो, 50 रुपए मिलेंगे आपको। तो मैं और मेरा भाई दोनों जाते थे। एक जिसमें ये लगाते हैं उसको अड्डा बोलते थे हम, जिस जो किलो का बना होता है लोहे का, उसको एक अड्डा बोलते हैं। मेरा भाई फ्रेम कह लो आप, फ्रेम, एक फ्रेम मेरा भाई उठा लेता था, एक फ्रेम मैं लगवा लेता था उनसे, और दोनों भाई लगे रहते थे। ठीक है, मुझे याद है वहां पे क्या होता था, अपनी मर्जी से काम करना है भाई। आपको 1 मीटर भरोगे तो 50 रुपए मिलेंगे ना, नहीं भरोगे तो नहीं मिलेंगे। ओके, हुआ यूं, वहां पे ना कभी कभी बड़ा अर्जेंट ऑर्डर आ जाता था, मतलब आज ही हमें ये पूरा करके देना है, क्योंकि ये सब एक्सपोर्ट होते थे। अगर आपका टाइम पे काम कंप्लीट ना हो तो आगे से ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, लोगों की बड़ी पेमेंट मारी जाएगी। तो सब लेबर पे डिपेंड करता था। अभी 50 रुपए 1 गज के, लेबर अपनी मर्जी से काम करती थी। कई बार मालिक ये कहता था कि आप पूरी रात, दिन में तो आपने काम किया ही किया, पूरी रात बैठ के और बना दो। तो वो नाइट शुरू होती थी 9 बजे रात को, और जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक करना है आपने, और सुबह 4 बजे तक मैक्सिमम करना है। बात समझ में आई? भाई 9 बजे आप बैठोगे, सुबह 4 बजे तक करना है आपने, और उससे पहले काम पूरा कर दिया तो पहले चले जाओ। और वो क्या करते थे मालिक, एक मास्टर होता है फैक्ट्री के अंदर, और सारी लेबर ऐसे बैठी होती थी अपना अपना अड्डा लेके, मतलब अपना अपना फ्रेम लेके बैठी होती थी। ये मालिक आता था, मास्टर आता था, 20-20 रुपए वाले नोटों की गड्डी लेके, हर एक आदमी को 20 रुपए देता था, हर आदमी को 20 रुपए। वो 20 रुपए देता था कि आप रोटी पानी खाओ। होते इसलिए थे 20 रुपए की, आप रोटी पानी खाओ। मेरा घर नजदीक था वहां से, मेरा घर थोड़ा सा इधर पड़ता है। हम दोनों भाई बड़े खुश होते थे कि आज 20-20 रुपए मिलेंगे हमें। हम 40 रुपए लेते थे दोनों भाई,
बड़े खुश होकर घर आते थे कि भाई 40 रुपए लेके आया, खाना दो, जल्दी जल्दी खाना खाएंगे और रात को जाएंगे फिर वहां पे काम करेंगे। उस टाइम तो मुझे समझ में आती नहीं थी, आज समझ में आती है। ये था नाइट शिफ्ट अलाउंस। नाइट शिफ्ट अलाउंस, मेरी बात समझ में आ रही है? नाइट शिफ्ट अलाउंस, मजदूरी मुझे मिलेगी वही 50 रुपए गज के हिसाब से जितना बनाऊंगा रात को, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने के लिए नाइट में हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते थे, जिसे बोलते थे नाइट शिफ्ट अलाउंस। बात समझ में आ गई आपको? 20 रुपए को नाइट शिफ्ट अलाउंस कहते, जो 20 रुपए हमें मिला करते थे। कोई डाउट किसी को? पक्का? कोई पहले नाइट शिफ्ट अलाउंस के बारे में पूछना चाहता है कि क्या होता है नाइट शिफ्ट अलाउंस? ओके। अब जो नाइट शिफ्ट अलाउंस में पैसे दिए हैं मालिक ने 20-20 रुपए हमें, उनका क्या? अगर ऐसा नॉर्मल है तो वेजेस में ऐड हो जाएंगे। अगर ऐसा फैक्ट्री, अगर ऐसा एबनॉर्मल है, मालिक से गलती हो गई है, लेट काम हुआ है उससे, तो कॉस्टिंग P&L में जाएगी। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई? अगर नाइट शिफ्ट में काम करवाना नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब भाई हमेशा ऐसा ही होता है, काम ज्यादा आ रहा होता है, पूरा होता नहीं है, रात को काम करवाना ही पड़ता है लेबर से, तो वेजेस में ऐड हो जाएंगे। मतलब वार रेट बढ़ जाएगा यार, इस वाली वेजेस में ऐड कर दोगे ना, ये यहां ऐड कर दोगे वेजेस में, और वेजेस में ऐड करके जब इफेक्टिव आर रेट निकलेगा तो बड़ी, ठीक है ना? और अगर आपका एबनॉर्मल है, मालिक की गलती है, कितनी बार मालिक की गलती होती थी, पहले तो आलस में बैठे रहते थे, लेबर काम पे नहीं आ रही, कोई बात नहीं आ रही तो नहीं, ध्यान ही नहीं देते। अब जब अर्जेंसी आ गई तो अब अपनी गलती का भुगतना पड़ रहा है उसको, तो वो कॉस्टिंग P&L में जाएंगे 20 रुपए। मैं तो उस 20 रुपए की बात बता रहा था आपको। किस किस को मेरी बात नाइट शिफ्ट अलाउंस समझ में आ गया? इन एडिशन टू बेसिक सैलरी होता है। वो तो आप एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की बात कर रहे हो, मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात ही नहीं कर रहा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट? पक्का? इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि ओवर चीज होती है। इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि भाई साहब एक आदमी ने नाइट में काम किया 10 घंटे, आपने उसको 20 रुपए तो एक्स्ट्रा दिए, लेकिन 10 घंटे की वेजेस तो दोगे ही ना, उसका क्या होगा? वो 10 घंटे की वेजेस तो नॉर्मल है, वो बेसिक में ऐड होगी, वो तो उसने नॉर्मल काम किया है। मैं तो सिर्फ उस एक्स्ट्रा 20 रुपए की बात कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? नाइट शिफ्ट समझ में आ गई? नाइट शिफ्ट अलाउंस। अब मैं बात करता हूं ओवर टाइम की। ओवर टाइम, ओवर टाइम क्या होता है? नॉर्मली फैक्ट्री में 9 आवर्स काम करने के लिए अलाउड है कि आप 9 आवर्स काम कर सकते हैं, वैसे तो 8 आवर्स अलाउड है, लेकिन आप फिर भी किसी से 9 आवर्स काम करवा सकते हैं फैक्ट्री के अंदर, एज पर फैक्ट्री एक्ट। अगर आप 9 आवर्स से ज्यादा काम करवाते हैं, मान लो 10 आवर्स, 11 आवर्स, तो जितने एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाओगे, इसके बीच का जो टाइम होगा उसको बोला जाता है ओवर टाइम। ओवर टाइम 2-3 घंटे होता है, 10-10 घंटे नहीं होता। नाइट शिफ्ट तो पूरी डबल होती है, दिन में पूरा काम, रात को पूरा काम, दैट इज नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट कई कारणों से करवाई जाती है, जैसे मेरे पास मशीन की शॉर्टेज है, मेरे पास 2 ही मशीनें हैं, मैं अलग अलग वर्कर रख सकता हूं, दोपहर को आके कोई और काम करते हैं, शाम को आकर कोई और काम करते हैं, जो शाम को काम करते हैं उनको 20 रुपए देता हूं। ओके, लेकिन ओवर टाइम होता है से काम कराना और 2-3 घंटे एक्स्ट्रा काम करवाना, और जो ओवर टाइम की वेजेस है वो डबल दी जाती है, डबल रेट से। जैसे
मैंने 9 आवर काम करने के लिए कहा, मैं 5 रुपए एक आवर के देता हूं, 45 रुपए बन गए। आदमी ने 11 आवर्स काम किया, तो 11 आवर्स के 5 रुपए के हिसाब से 55 रुपए तो बनेंगे, लेकिन जो 2 आवर है उसके 5 रुपए और मिलेंगे। भाई जो 2 आवर काम किया उसके 2 बार पैसे मिल गए ना, एक बार तो नॉर्मल में और एक बार एक्स्ट्रा। ओवर टाइम मैक्सिमम 2-3 घंटे का होता है, उन्हीं वर्कर से कराया जाता है जो वर्कर बैठे होते हैं, और जितने आवर्स एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है उसके डबल रेट से वेजेस दी जाती है। तो जो नॉर्मल तो होती है वो तो नॉर्मल वेजेस में आ ही गई, जो एक्स्ट्रा दी गई उसको बोलते हैं ओवर टाइम प्रीमियम। ओवर टाइम प्रीमियम। किस किस को मेरी बात समझ में आ गई है? वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट होता है पर फैक्ट्री एक्ट में लिखा हुआ है डबल ही देने पड़ेंगे। अपनी मर्जी से क्यों करता है ना, ज्यादा कमाई करनी तो मेरे को लूट के करेगा तू। एम्प्लॉयर करवाएगा ओवर टाइम काम, अपनी मर्जी थोड़ा ना लगा लेगा तू। ऐसा? हाँ हाँ, ना इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, इसमें जो टाइम एक्स्ट्रा काम करेगा उसके डबल पैसे मिलेंगे। यार आपने आपने मजदूर देखी, वो शाम को 6 बजे मजदूर को 80 रख देता है, कहता मैं नहीं उठाता, फिर उसे काम करवाओ डबल पैसे मांगता है। हाँ हाँ हाँ, नाइट में काम करवाने का देना पड़ता है। नॉर्मली लोग जो पानीपत में है, पानीपत में हैंडलूम की फैक्ट्री ऐसी ही चलती है। हमारे पास शटर मशीनें हैं जहां पे बेडशीट्स बनती हैं। यहाँ की इंडस्ट्री ऐसी है, मेरे पास मशीनें ही 10 है, तो मैं 10 ही वर्कर को काम पे लगा सकता हूँ, ज्यादा को लगा नहीं सकता। 3 शिफ्ट में काम करवाता हूं मैं। सुबह वाली शिफ्ट में एक आदमी आता है, मान लो सुबह वाली शिफ्ट शुरू होगी सुबह 8 बजे, 8 बजे से लेकर 3 बजे तक एक आदमी काम करता है, फिर 1 घंटे मशीनों का रेस्ट होता है, 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक एक आदमी काम करता है, फिर 12 बजे से लेकर सुबह 4, 5, 7, 8 बजे तक दूसरा आदमी काम, तीसरा आदमी। 3 शिफ्ट में मशीन चलती है। वहां पे मेरे पास शॉर्टेज ऑफ मशीन है और मेरे पास काम ज्यादा है, तो मैं दिन रात मशीनों को चलाता हूं। तो जो आदमी नाइट में आएगा वो एक्स्ट्रा 20 रुपए लेगा। अब जितनी भी लेगा वो तो उस टाइम की बात बता रहा हूं, 20 रुपए। ओके जी, ओवर टाइम का मतलब समझ में आया? ओवर टाइम व्यक्ति नॉर्मल आवर से एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है, जो एक्स्ट्रा आवर के पैसे दिए जाते हैं उसे ओवर टाइम प्रीमियम कहते हैं। अब मुद्दा है ओवर टाइम प्रीमियम का क्या किया जाएगा। ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम अगर किसी कस्टमर की रिक्वेस्ट पर करवाया गया, किसी कस्टमर ने कहा भाई साहब ओवर टाइम कर दो, आप मेरा काम कंप्लीट जल्दी जल्दी कर दो, फिर तो उस कस्टमर से ही चार्ज करेंगे, बात ही खत्म हो जाती है। और अगर ये रेगुलर है, ऐसा ही ओवर टाइम नहीं पड़ता है, रेगुलर है, तो जो ओवर टाइम प्रीमियम है उसको ओवरहेड बना दिया जाएगा। और अगर ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, आप इसे ऐसे कह लें, अगर ये रेगुलर है तो क्या बना दिया जाएगा? ओवरहेड। इरेगुलर है और नॉर्मल है, और अगर ये नॉर्मल है, किसी कस्टमर, एक सेकंड यार, मैं 1 मिनट दोबारा बता रहा हूं इसको यार। ओवर टाइम के बारे में एक बार बता रहा हूं दोबारा, ओवर टाइम दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओवर टाइम, एक्स्ट्रा आवर्स के लिए काम करना, दैट्स कॉल्ड ओवर टाइम। ओवर टाइम या तो रेगुलर हमेशा ही ऐसा होता है, या इरेगुलर है, ऐसा हमेशा नहीं होता, बस इसी बार हो रहा है।
अगर इरेगुलर है तो ये कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट में जाएगा, हमेशा एबनॉर्मल ही होता है अगर ये एबनॉर्मल है। रेगुलर में अगर ये नॉर्मल है या किसी कस्टमर ने आपको कहा ऐसा करने के लिए, अगर कस्टमर ने कहा तो कस्टमर से चार्ज किया जाएगा, अगर नॉर्मल है तो फैक्ट्री ओवरहेड बना दिया जाएगा। खैर मैं इसकी डिस्कशन अभी करूंगा, मैं ज्यादा डिस्कशन इस पे कर नहीं रहा अभी। वैसे बेकार की बातें है नहीं, ये कस्टमर से चार्ज करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे। एक कस्टमर आया, कहता आप मेरे पास आए, कहते सर मुझे आधा घंटा फालतू पढ़ा दो, सारों से पैसे ले लूं क्या उसके? आधे घंटे के पैसे आपसे ले लूंगा, बात खत्म। आपसे चार्ज कर लिए, बात खत्म होगी। अब चार्ज कैसे करूंगा? चार्ज को मारूंगा, चार्ज कैसे करूंगा? भाई 100 रुपए फीस है तो 150 रुपए दे, एक्स्ट्रा पड़ रहा है तो मेरे से। वेजेस में ऐड कर दो, मैं तो वेजेस में ऐड हो जाएगा और इनडायरेक्ट तो फैक्ट्री ओवरहेड बनेगा। मैं इसके बारे में डिस्कशन करना ही नहीं चाहता ज्यादा, मैं एग्जांपल के जरिए पहले डिस्कशन करना चाहता हूं कि ओवर टाइम निकले तो सही। अच्छा फैक्ट्री एक्ट बताओ, फैक्ट्री एक्ट क्या बोलता है? फैक्ट्री एक्ट क्या बोलता है? फैक्ट्री एक्ट है 1948, वो पता क्या बोलता है? आप पूरे हफ्ते में टाइम निकालो, मान लो मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी है आपके पूरे हफ्ते में, जैसे मान लो इस दिन 10 घंटे काम किया आपने, कितने घंटे एक्स्ट्रा किया? एक। यहां पे 9 घंटे काम किया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। यहां पर मान लो 12 घंटे काम करवा लिया आपने, 3 आवर्स एक्स्ट्रा। यहां पे आपने कोई 8 घंटे ही काम करवाया, कोई एक्स्ट्रा नहीं। यहां पे आपने 10 घंटे काम कर लिया, 1 घंटा एक्स्ट्रा। यहां पे आपने 12 घंटे काम कर लिया, 3 घंटे एक्स्ट्रा। क्लियर? एक्स्ट्रा टाइम जोड़ लो, 3 और 3 6 और 2 8, 8 आवर्स काम हो गया हफ्ते में। ठीक है, 8 आवर्स की वेजेस निकाल लो एक्स्ट्रा, दैट इज ओवर टाइम। और पूरे हफ्ते में कितना काम किया, टोटल आवर्स देख लो, उसमें से 48 आवर्स लेस कर दो, 48 आवर्स, टोटल 48 आवर्स। जितने एक्स्ट्रा निकलेंगे उसका उसका उसकी वेजेस निकालो, दोनों में से जो भी ज्यादा होगी ना उतनी वेजेस इंप्लॉय को दी जानी चाहिए। टोटल 6, कहता है टोटल हफ्ते में 48 आवर्स, 48 आवर्स से एक्स्ट्रा जितने भी आवर्स काम है उसका डबल रेट होना चाहिए। और डेली बेसिस पे निकाल लो, डेली बेसिस पे 9 आवर्स से जितने ज्यादा आवर्स है उनका डबल वेजेस होना चाहिए। जो भी दोनों में से ज्यादा होगा उतना वेजेस इंप्लॉय को दिया जाना चाहिए। पूरे वीक के 48 आवर्स और डेली में 9। भाई जो एक्ट में लिखा हुआ मैं एक्ट से नहीं लड़ सकता ना, जो एक्ट की बात बोल रहा हूं मैं तो। पर डे 9 आवर्स से ज्यादा जितने भी आवर्स काम किया हुआ उसकी डबल वेजेस, और हफ्ते की 48 आवर्स से ज्यादा जितनी वेजेस जितने आवर्स है उनकी वेजेस, जो भी दोनों में से ज्यादा होगा उतनी वेजेस इंप्लॉय को देनी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। कोई पता नहीं कहां आएगी ज्यादा, मैं एग्जांपल ले लेता हूं इसका, एग्जांपल ले लेता हूं यार, इसमें मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मैं क्यों पंगा लूं, मैं एग्जांपल ले लेता हूं। लिखो एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल नोट करें, एग्जांपल नंबर 15। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। मैंने एक आदमी से काम करवाया 10.5 आवर्स, 10.5 आवर्स, 8 आवर्स, 10.5 आवर्स, 9.5 आवर्स, 10.5 आवर्स। सैटरडे को कराया ही नहीं। कोई डाउट बचे यहां तक? आर रेट है, आर रेट 6 रुपए पर आवर, तो ओवर टाइम पेड डबल रेट, ओवर टाइम पेड
डबल रेट एज पर फैक्ट्री एक्ट, एज पर फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, कोई डाउट बच्चों यहां तक? कैलकुलेट वेजेस एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग वेजेस कैलकुलेट करके दिखाए। आप सोच के देखो जरा एक बार, मंडे को इसने कितने घंटे काम किया? 10.5 घंटे, ठीक है ना? और ओवर टाइम कितना हुआ? ओवर टाइम 1.5 आवर्स। मंडे का ओवर टाइम 1.5 आवर्स है। 10.5 घंटे की तो नॉर्मल तनख्वाह मिलेगी, 1.5 घंटे 6 रुपए और मिलेंगे इसको। भाई इस 10.5 में, इस 10.5 में इंक्लूड्स है ना 9 आवर्स। मैं 10.5 आवर्स की नॉर्मल वेजेस दूंगा, 1.5 आवर्स की एक्स्ट्रा वेजेस दूंगा, मतलब तो फ्री बराबर हो गई एक्स्ट्रा। मंडे के बाद ट्यूसडे 8 आवर्स, ओवर टाइम का कुछ नहीं दूंगा। वेडनेसडे फिर 10.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। आगे 9.5 आवर्स। फ्राइडे 10.5, 1.5। सैटरडे काम ही नहीं किया उसने। ये अब मेरी वेजेस और नॉर्मल वेजेस क्या बनती है? यहां पे आर का रेट 6 रुपए और ओवर टाइम के आर का रेट 6 रुपए। समझ में आती है मेरी बात? तो मेरी वेजेस कितनी बनेगी? वेजेस 60, 63 रुपए तो ये हो गए, 48 रुपए ये हो गए, 63, 45, 48 रुपए ये हो गए, 63 और 0, ये तो नॉर्मल वेजेस है मेरी। कोई डाउट है किसी को? ओवर टाइम के अपने आप डबल पैसे हो रहे हैं ना, आपको पता चल रहा है ना? ये पे ओवर टाइम प्रीमियम कितनी सैलरी दी है? ये 57 आ रहा है टोटल। ये तो नॉर्मल वेजेस हो गई 294। बात चल रही है बोनस की। 1.5 इंटू 6 कितना आ गया? 9, 0, 9, 3, 9, 0, कितना आया? 27 और 3, 30 रुपए। अभी 30 रुपए फाइनल नहीं हुआ, मुझे एक बात और देखनी पड़ेगी। टोटल कितने आवर्स काम करवाया मैंने पूरे हफ्ते में? टोटल कितने आवर्स काम करवाया? कितना? 49 आवर्स। ठीक है, तो जो ये ओवर टाइम वाला टॉपिक है ना, मैं ये ओवर टाइम वाला टॉपिक बता रहा हूं। नॉर्मल वेजेस तो हो गई, मैं कहूंगा और 49 माइनस 48, 1 आवर्स एक्स्ट्रा हुआ है 6 रुपए के हिसाब से, 6 रुपए मजदूरी बनती है इसकी, तो प्रीमियम 30 रुपए दिया जाएगा, ना कि 6 रुपए। ओवर टाइम प्रीमियम 30 रुपए दिया जाएगा। इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, हफ्ते में 48 आवर्स से ऊपर और डेली बेसिस पर आप प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे, जो भी ज्यादा होगा वो पे करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब मैं अगर टोटल वेजेस बताऊं कितनी होगी टोटल? नॉर्मल 294, ओवर टाइम प्रीमियम 30, तो 12, 324 टोटल वेजेस आ गई।
मैं एक और एग्जांपल ऐसा लेके दिखाऊं क्या जिसके अंदर ये ज्यादा आ जाए 48 वाली। नहीं लिखवा क्या देना, ऐसे ही मूर्ख बाद में मेरे को ही दुखी करेंगे। एग्जांपल नंबर 16 ले लो आप। दोबारा क्या क्या कह रहे हो? हाँ समझा नहीं मैं। ओवर टाइम में डबल करवाया तो है ये रेट को, ये ओवर टाइम में डबल ही तो हो गया रेट यार। 10:30 के अंदर डेढ़ इंक्लूड है या नहीं है? हाँ तुम मेरे को बनाने दो एग्जांपल, पता नहीं क्या कह रही है, मेरे को समझ नहीं आ रही। वर्कर है मुस्कान, वर्कर है मुस्कान, जल्दी नोट करें। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। 10.5, 8, 10.5, 9.5, 10.5 एंड 8। टोटल ये आवर्स काम किया इसने। आर रेट 6 रुपए, आर रेट 6 रुपए। कैलकुलेट वेजेस एंड ओवर टाइम प्रीमियम एज पर फैक्ट्री एक्ट। आप फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट करें और वेजेस कैलकुलेट करें। वेडनेसडे को 10:30, फिर 10:30। टोटल कितने आवर्स का, टोटल कितने आवर्स काम किया? 57। टोटल 57 आवर्स काम किया हमने। टोटल 57 आवर्स के आप लोग कैलकुलेट करें। आर रेट में 6 रुपए, ये तो मेरा नॉर्मल है ही है। नॉर्मल वेजेस जो बनती है वो तो ये बनेगी, करना मल्टीप्लाई 6.5 कितना 63, 48, 63, 57। टोटल कितना हुआ 342। अब मैं बात करता हूं टाइम प्रीमियम की, ओवर टाइम की। तो ओवर टाइम अब 9 आवर से, फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं ये, 9 आवर से ऊपर 1.5 एज पर फैक्ट्री एक्ट इस इनटू रेट कितना। अभी 30 नहीं देखूंगा मैं। ओ टोटल कितने आवर्स काम हुआ है? 57 आवर्स, 48, 57 माइनस 48 इंटू 6। ठीक, तो ज्यादा क्या आ रहा है मेरे पास 54। हाँ या ना?
बोलो बच्चों। तो ओवर टाइम जो प्रीमियम होगा वो रुपीज होगा। ओवर टाइम जो प्रीमियम होगा वो 54 रुपीज होगा। तो मैं कहूंगा वेजेस नॉर्मल 342, ओवर टाइम प्रीमियम 54, टोटल टोटल कितना होगा 396। अब तो समझ में आ गई होगी। अब तो मुझे लगता है फैक्ट्री एक्ट भी क्लियर हो गया होगा आपको। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कब कहां जोड़ना होता है, मेरा वो रह गया। मैं उससे पहले आपको लिखवा दूं ये बातें। नाइट शिफ्ट अलाउंस, नाइट शिफ्ट अलाउंस जल्दी जल्दी आए, नाइट शिफ्ट अलाउंस को लिखते हैं। आपको मतलब समझ में आ गया सारा। साथ साथ लिखना शुरू करेंगे अब। पहले शिफ्ट अलाउंस, इन सम केसेस, इन सम केसेस वर्कर्स पेमेंट, वर्कर्स गेट एक्स्ट्रा पेमेंट they work at night, if they work at night, extra payment normally not for a particular therefore part of factory overhead, as part of factory overhead। टाइम, ओवर टाइम, लिखना शुरू करें ओवर। लिखिए फटाफट फास्ट। वर्कर्स वर्क बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स, बियॉन्ड नॉर्मल वर्किंग आवर्स that time is called overtime, that time is called, that time is called overtime। Overtime payment consists of two element, नहीं, normally double wages paid for that overtime। नॉर्मली डबल वेजेस पी के की जाती है। आगे चलते इसके बाद।
नॉर्मली डबल वेजेस इज पेड फॉर ओवर टाइम, आगे लिखे। एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर ओवर टाइम, पेड फॉर ओवर टाइम इज कॉल्ड ओवर टाइम प्रीमियम, ओवर टाइम प्रीमियम। एक्स्ट्रा मनी जो पे की जाती है उसे ओवर टाइम प्रीमियम कहा जाता है। एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, 1948 फैक्ट्री एक्ट 1948 की तरह if a worker work more than 9 hours, then more than 9 hours per day, then he is entitled to double wages, double rate of wages, extra hours, ब्रैकेट में ले लो more than 9, more than 9। और more than 48 hours in a week, more than 48 hours in a week, double wages, double rate of wages allowed for extra hours, more than 48 hours, whichever is higher। मुझे एक छोटी सी बातें बस रह गई कि ओवर टाइम का जो प्रीमियम दिया है उसका क्या करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में लगभग सभी बातें हो चुकी, कोई एक आधी बात आएगी तो वो चैप्टर के बीच में बता दूंगा आपको। कैसा फील हो रहा है बेटे? अच्छा फील हो रहा है? दोबारा बोलो। 8 घंटे अब नहीं, हफ्ते में 6 दिन काम, 1 दिन की छुट्टी। नॉर्मल 9 घंटे से ऊपर काम करा रहे हो, कोई 9 घंटे तक करा रहे हो, कोई बात नहीं, हो जाता है आधा घंटा घंटा ऊपर नीचे। अगर आप हर रोज ही ऐसा कर रहे हो तो फिर आप हफ्ते रोज के 8 घंटे के हिसाब से सैटरडे की 1 दिन की छुट्टी हफ्ते में, मतलब 6 × 8 48 घंटे से। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।